ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बरादर पर इतना भरोसा है कि वो कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की पूरी मदद करेगा। पाकिस्तान का ये ख्याली पुलाव शायद कभी न पके, लेकिन इसके लिए उसने कांधार से नई साजिश रचना शुरू कर दी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सुप्रीमो आतंकी मौलाना मसूद अजहर अगस्त के तीसरे हफ्ते में कांधार में था जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। मसूद अजहर ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत तालिबान के कई नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मसूद अजहर ने कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन के लिए तालिबान से मदद मांगी है। यानी अब शहर बसा नहीं है अभी और लुटेरे पहले ही आ गए। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। मसूद अजहर मुल्ला बरादर से मिला, इसका माने क्या है? इसके माने तीन हैं। मसूद अजहर मुल्ला बरादर को कहेगा कि हमने तुम्हें सत्ता में आने में मदद किया, अब हमको रिटर्न गिफ्ट दो। जो दूसरा बिंदु है वो FATF बिंदु है। बहुत चालाकी से जितने ये लश्कर-ए-तौबा, HM हैं, JEM हैं, ये अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन शिफ्ट करेंगे पाकिस्तान से अफगानिस्तान। पाकिस्तान कहेगा कि हमने तो इनको उठा के फेंक दिया बाहर, ये तो हमारे देश, हमारे धरती मिट्टी पे है ही नहीं, तो हमको ग्रे लिस्ट से निकालो। तो ये मतलब तालिबान के साथ मिलके ये जम्मू एंड कश्मीर में भी तबाही मचाएंगे और अपने को पाक दिखाने की कोशिश करेंगे। थर्ड, पाकिस्तान ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर को दिखाना चाहता है, IMF वगैरह को दिखाना चाहता है कि वो बहुत अब टफ एक्शन ले रहा है पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों के खिलाफ। तो ये बहुत चतुरता वाली चाल है। इससे पहले भारत UN की सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद का मुद्दा उठा चुका है। भारत ने कहा है कि अब समय आ गया है जब दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जो इसे पाल पोस रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। Let me begin by strongly condemning the terrorist attack in Kabul today. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims of this terrorist attack. Today's attacks reinforce the need for the world to stand unitedly against terrorism and all those who provide sanctuaries to terrorists. एक बड़ा अपडेट अमेरिका ने जताई है फिर से काबुल एयरपोर्ट पर हमले की आशंका। जी हां, काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंकी हमले की आशंका बताई है। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी लोगों की भारी भीड़ है। अलर्ट के बाद भी लोग एयरपोर्ट और रनवे छोड़ने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में बेचैनी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो आपको बता रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। ये वीडियोस हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रनवेज पर लोग बैठे हुए हैं, 15 दिन 20 दिन से बैठे हुए हैं। और अमेरिका ने फिर एक बार एडवाइजरी जारी करी है और इंटेलिजेंस इनपुट है अमेरिका के पास कि एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। पिछली बार भी अमेरिका ने लगभग 24 घंटे पहले बता दिया था कि काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला होने वाला है। चार तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर अफगानिस्तान कैसे बन गया है आतंकिस्तान। जी हां, अफगानिस्तान अब हो गया आतंकिस्तान। काबुल में हाहाकार मची है, लोग भागना चाहते हैं, रनवे पर हैं, सड़कों पर हैं, लगातार अंधाधुंध फायरिंग भी उनके ऊपर हो रही है। तो ये चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हाहाकार है काबुल में, मास्टरमाइंड है पाकिस्तान, आतंकियों के हाथ हुकूमत है और अफगान बन चुका है आतंकिस्तान। चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो बताती हैं कि आखिर अफगानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने फिर तालिबान की तारीफ की है और कहा है कि तालिबान सरकार में सबको शामिल करेगा, लिहाजा दुनिया अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबानी सरकार की मदद करे। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे,
ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दुआ के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। यही दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। इमरान खान इस वक्त सबसे बड़े हितैषी और वकील हैं तालिबान के। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके डटे हुए हैं और तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार भी हैं। पंजशीर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अपना झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं पंजशीर का। नॉर्दर्न अलायंस का झंडा है वो लगातार वहां पर काबिज है और अब तक पंजशीर के लड़ाकों ने हार नहीं मानी है और मुंहतोड़ जवाब दिया है तालिबानियों को। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। बड़ी खबर है कि जितिन प्रसाद, संजय निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। जितिन प्रसाद यूपी के कद्दावर ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ऐसे में बीजेपी यूपी ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कृष्णा पासवान, तेजप्रताप गुर्जर का भी नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, पहले ही होना था ये विस्तार, लेकिन कल्याण सिंह के आकस्मिक निधन के बाद ये टल गया था। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। ठीक है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, कई बार ये खबरें आई और कई बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, कई बार ऐसे प्रोग्राम्स आ गए कि इसको टालना पड़ा। तो क्या फाइनल माना जाए कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं? हाँ, देखिए सूत्रों के हवाले से एक खबर है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है। और अगर बात करें जो चेहरे हैं, उन चेहरों में जतिन प्रसाद हैं, उसके अलावा अगर बात संजय निषाद हैं, रामचंद्र विश्वकर्मा है, मंजू सिवाच है, आशीष पटेल हैं, उसके अलावा कृष्णा पासवान है, सोमेंद्र तोमर है, ये संभावित नाम है जो कि सामने आए हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जल्द ही जो यूपी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है और जल्द ही इस तारीख की भी घोषणा हो सकती है। हालांकि अगर बात करें तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है इस पूरे यूपी सरकार को काम करते हुए। कार्यकाल खत्म होने वाला है, 6 महीने के करीब का वक्त रह चुका है। और ऐसे में अगर बात करें तो जो जिम्मेदारियां सहयोगी लोगों को, सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनको अगर दी जाती तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन पर वो एक जिम्मेदारी जरूर होगी कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होना है उसमें बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल जो मिलकर साथ में रहेंगे वो और मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आए और एक बार फिर से बीजेपी को जीत हासिल हो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर इन चेहरों पर होगी। लेकिन यह जरूर है कि तो अंतिम जो रूप है वो तो जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें ही सभी नामों का खुलासा होगा कौन कौन से नाम है। लेकिन जरूर है कि चर्चाएं नामों को लेकर हो रही है, जिसमें संजय निषाद है, जितिन प्रसाद है, उसके अलावा आशीष पटेल है। कई ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर चर्चाएं हो रही है। लेकिन जो मोहर है लगना है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तभी इन नामों पर पूरी तरीके से मोहर लगी और ये देखना होगा क्या कोई जिम्मेदारी इनको मिलती है। रवि, आप जो नाम हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नाम आप एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं इंडिया न्यूज पर, इसमें से कई विधायक नहीं हैं और 6 महीने बाद चुनाव है। कितने एमएलसीज हैं? 5 एमएलसीज हैं जो नॉमिनेटेड एमएलसीज हैं वो होने हैं। तो क्या एमएलसीज के लिए इन लोगों का नाम जा चुका है?
देखिए अभी तो ये सारी चीज़ें भी साफ नहीं हुई। हालांकि अगर जतिन प्रसाद की बात करें तो जब वो शामिल हुए तभी से लेकर उनके नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि एक बड़ा नाम जो कांग्रेस पार्टी में बड़ा चेहरा था वो बीजेपी में शामिल हुआ तो इनको एमएलसी बना सकते हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। हालांकि अगर बात संजय निषाद की बात तो संजय निषाद को लेकर भी लगातार अगर बात करें तो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई थी और सातों में दिल्ली में भी जिस तरीके से मुलाकात हुई जिसका फोटो भी सामने आया था जिसमें तमाम सारे बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा साहब हो या उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। अगर बात करें तो तमाम सारी चर्चाएं हैं वो लगातार देखने को मिली है। हालांकि ये देखना होगा कि जो किस तरीके से उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है, एमएलसी बनाया जाता है, फिर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तमाम सारी चीजें हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा और जल्दी उसकी तारीख की घोषणा भी होगी और कई चेहरे ऐसे हैं जो उस मंत्रिमंडल का चेहरा बनेंगे। बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिए, जब भी कोई अपडेट होगा हम वापस आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, उसको देखते हुए जातिगत समीकरण को देखते हुए और जो जातियां जिसको सरकार चाहती है कि वो साथ रहे, बीजेपी चाहती है साथ हो, जिसमें एक बार रिपीट हो सरकार, उसको देखते हुए एक एक्सटेंशन यूपी में संभव है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, एक बार फिर से डराने लगी है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। देश में 24 घंटे में 46,789 नए केसेस आए हैं। एक दिन में कोरोना से 509 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, यानी वापस आप कह सकते हैं जो आंकड़ा था वो डरा रहा। जहां एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो डराने लगी है। जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहा है इससे लोग भयभीत भी हैं और लोगों को भी लगता है क्या कोविड की तीसरी लहर की इसी को दस्तक माना जाए। केरल ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है, जस्ट डबल हो रहे हैं केसेस। स्कूल खोलने की बात हो रही है और बेफिक्री है वो भी बढ़ी है। वैक्सीनेशन अपने रिकॉर्ड पर है। जी हां, कल एक ऐसा डे था जब 1 करोड़ वैक्सीन देश में लगी। प्रधानमंत्री अमित शाह सबने पूरे सिस्टम को बधाई दी है। लेकिन बड़ी बात यही है कि वैक्सीनेशन का जहां एक तरफ प्रोसेस तेज हो रहा है, अच्छी तादाद में लग रही है, वहीं दूसरी तरफ केरल जो है वो भी डरा रहा है। केरल में दर्ज हुए हैं कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केसेस। केरल में 24 घंटे में दर्ज हुए हैं 32,800 केसेस। तीसरी लहर में केरल में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में केरल में 169 लोगों की मौत हुई है। कोरोना फिर से तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन लोग बेफिक्र हैं। मुंबई के कुलाबा से देखिए सृष्टि की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। त्योहारों की जो है बरसात होने वाली है, जन्माष्टमी या जो गणेश चतुर्थी है वो भी 10 दिनों के अंदर बहुत जल्द दस्तक देने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलाबा मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर थोड़ी भीड़ जम गई है और कई ऐसे लोग हैं जो मास्क के बिना भी यहाँ पर घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मुंबई जो है, महाराष्ट्र भी अनलॉक हो चुकी है, बट जो लोग हैं वो भी अब तक जो रियायतें हैं उन वो फॉलो तो कर रहे हैं, बट ऐसे कई लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और केसेस भी जो है धीरे धीरे करके जो है बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो है, क्योंकि थर्ड वेव का जो स्केयर है, जो डर है वो भी बरकरार है। मुंबई जो है कैसे जैसे तैसे करके फर्स्ट और सेकेंड वेव से लड़ रही थी और अब जो है क्योंकि थर्ड वेव का जो डर है वो भी नज़र आ रहा है। और इतना ही नहीं, गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी और स्पेशली गणेश चतुर्थी जो है वो एक ऐसा त्योहार है जो मुंबईकरों के लिए जान होती है, बट क्योंकि कोरोना है और पैंडेमिक को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस बार ये डिसाइड किया है कि ऑनलाइन लास्ट ईयर की तरह ही ऑनलाइन दर्शन किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनली जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से जो लोग महाराष्ट्र मुंबई में आ रहे हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की है और ये बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके जो RT-PCR टेस्ट है वो नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। वो जो थर्ड वेव है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। कोरोना भी गया नहीं है, आप सावधान रहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियां।